वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो मैंडलीव पीरियड टेबल के जो डिफ़ेक्ट्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है वो पीरियडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हिस्ट्री में मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ क्लासिफिकेशन पेश की थी, जिनमें सबसे पहले हमने जो है वो डुवेर्नियर का ट्रायड पढ़ा था, फिर हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा था और फिर हमने जो है वो मैंडलीव्स का जो था पीरियडिक टेबल पढ़ा था। अब इसमें देखें हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और मैंडलीव पीरियडिक टेबल में मैंने दोनों में आपको एक फ़र्क बताया था कि दोनों ने जो था वो एटॉमिक वेट जो था वो लिया था, और दोनों में सिर्फ जो बुनियादी फ़र्क था वो इस चीज़ का था कि न्यूलैंड ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट को लेकर अपना पीरियडिक टेबल बनाया था, और उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो हर पहला सुर जो है वो 8वें से मैच कर रहा था, तो उन्होंने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन को 8 एलिमेंट के साथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। जबकि मैंडलीव ने जब अपना पीरियडिक टेबल दिया तो उन्होंने भी बिल्कुल वही चीज़ ली, एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो है वो एक ट्रेंड है जिसे हम पीरियडिक अरेंजमेंट कहते हैं। मतलब एक ख़ास इंटरवल के बाद, एक फ़िक्स इंटरवल के बाद एक इंटरवल होगा, और उस इंटरवल के बाद जो है वो एलिमेंट अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे उनको जो है वो रिपीट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हमने पीरियडिक टेबल को देख लिया था। अब उसके मैंने बहुत सारे जो है आपको मेरिट्स ही बता दिए थे, यानी एडवांटेजेस ही बता दिए थे, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और उसकी खसूसियत जो थी वो उनकी नुमाया सैलिएंट फ़ीचर्स भी मैंने आपको बता दिए थे कि किस तरह से मैंडलीव ने जितने भी नॉन एलिमेंट 63 एलिमेंट उस ज़माने के अंदर जो मौजूद थे उन्होंने किस तरह से जो था उन पीरियडिक टेबल को उनमें उस टेबल पे जो है वो उन्होंने किस तरह से अरेंज किया। अब देखें ये फॉर्म है हमारे पास पीरियडिक टेबल की, और ये कल मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताई थी। आज जो हमने पढ़ना है वो इसके डिफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, कल इसमें एटॉमिक वेट इन मासेस नहीं लिखे हुए थे, तो अब देखें एटॉमिक मासेस आपको नज़र आ रहे हैं 23। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उन्होंने तमाम एलिमेंट को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया है। ठीक है, और बहुत सारी ब्लैंक स्पेसिस भी आपको यहाँ पे छोड़ी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये वो पीरियडिक टेबल है जो उन्होंने क्या किया था, जो रिप्रेजेंट किया था। अब बुक में आप जब देखेंगे ना तो बुक में आपको ऐसा लगेगा कि ये पीरियडिक टेबल कुछ और है और वो पीरियडिक टेबल कुछ और है। बुक में असल में ना वो इस तरह करके अरेंज हुआ हुआ है, इस तरह लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। बुक में आप देखेंगे तो ये इस तरह करके अरेंज जो है वो आपको नज़र आएगा, लेकिन ये है बिल्कुल वही सेम, इसी तरह से है। आप देखेंगे तो हैं दोनों सेम, बस आप उसको जो है इस फॉर्म में देख लें तो ये आपके लिए जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर जो है वो आपको टेबल्स प्रॉपर बना दिए गए हैं, और जो है वो आपके लिए तमाम एलिमेंट को जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी हैं उनको आपके लिए देखना जो है वो आसान है। ठीक है, अब हम आते हैं किसकी तरफ, डीमेरिट्स की तरफ, यानी इसके डिफ़ेक्ट्स जो हैं वो अब हम डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो सबसे पहला डिफ़ेक्ट है इसके अंदर वो ये है कि सबसे पहला जो आपका डिफ़ेक्ट है वो ये है कि डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस टुगेदर। अब इस चीज़ को हमने समझना है कि किस तरह से ये पहला डिफ़ेक्ट जो है वो इसके अंदर आया था। और अब यहाँ पर देखें पीरियडिक टेबल को जो अरेंज करने का बुनियादी मकसद था वो ये था कि वो तमाम एलिमेंट एक जगह पर आ जाएं जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हों, आपके पास एक जैसी हों। तो अब देखें इसमें मैंने आपको बताया था इन्होंने सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया। यहाँ देखें आपको लिथियम नज़र आ रहा है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अब ये वो सारे एलिमेंट हैं जो अल्कली मेटल्स हैं, और इन अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है कि ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, यानी पानी में आप डालेंगे तो ये एकदम से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। लेकिन इसी के साथ इन्होंने वो एलिमेंट प्लेस कर दिए
जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये वो एलिमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हैं, जिन्हें हम कॉइन एज मेटल कहा जाता है। कॉइन एज मेटल, जिस ज़माने में पहले करेंसी नहीं होती थी तो हम इन मेटल्स को यूज़ करते थे एज अ करेंसी एक्सचेंज। तो ये वो एलिमेंट हैं, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड जो है बहुत ही अनरिएक्टिव एलिमेंट है, ये रिएक्शन शो नहीं करता। इसी तरह से सिल्वर है, ये भी ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करता। तो इन्होंने जो सबसे पहला डिफेक्ट आया, वो डिफेक्ट ये था कि वो एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच नहीं हो रही थी, यानी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, ये बहुत ही अनरिएक्टिव एलिमेंट है। और जबकि जो अल्कली मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो उन्होंने क्या कर दिया था, जो एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं थी, तो उन्होंने क्या कर दिया था, उनको उनके साथ मिक्स करके रख दिया था। तो इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि कॉइन एज मेटल, कॉइन एज मेटल, कॉइन एज मेटल मैंने भी आपको बताया क्या होते हैं। कॉइन एज मेटल में आपके पास जो है वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड were placed together with alkali metal, even though they differ greatly। अब ये इन दोनों एलिमेंट को एक साथ रख दिया गया था, कॉइन एज मेटल को, अल्कली मेटल को, हत्ता कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत मुख्तलिफ हैं। वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं और ये आमतौर पर नॉन रिएक्टिव मेटल हैं। इसमें से गोल्ड तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता। अब इसके बाद इसका जो दूसरा डिफेक्ट है वो ये है कि एनॉमलस प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट। अब एनॉमलस प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट को हम समझ लेते हैं वो क्या है। अब एनॉमलस प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट का मतलब ये है, एनॉमलस का मतलब समझ लेते हैं कि जो एक ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को छोड़ के उसको फॉलो ना करना, ये कहलाती है एनॉमलस। ठीक है, यानी जो एक आप किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं लेकिन रूल को फॉलो करते करते आपने क्या किया, उस रूल को ब्रेक कर दिया, यानी नेचर से हट के आपने कोई दूसरी चीज़ करना शुरू कर दी। जैसे मिसाल के तो गर्मियाँ चल रही हैं और आपने जो है वो सर्दियों के सूट पहनना शुरू कर दिया, इसको हम एनॉमलस कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये आपको नज़र आ रहा है टेरोलियम, इसका जो एटॉमिक वेट है वो 128 है और इसका जो आपको आयोडीन है इसका जो एटॉमिक वेट है वो 127 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए आप ज़रा कि यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो आपके पास टेरोलियम है, तो टेरोलियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 127.6 होता है और आयोडीन का जो होता है वो आपका होता है 126.9 होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख लें, टेरोलियम का एटॉमिक वेट जो होता है 127.6 होता है और आयोडीन का जो होता है वो 126.9 होता है। अब यहाँ पर इसको गौर से देखिएगा। अब देखें, हमारा जो बुनियादी पीरियोडिक लॉ था वो ये था कि आपने एटम को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ देखें सबसे पहले 112 वाला आया, ठीक है, फिर 113 वाला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, 118 आया, 128 आया। अब 122 के बाद आपके पास 127 आना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, पहले 128 वाले को रखा और उसके बाद उन्होंने 127 को जो है वो लिया। वही मैंने बताया ना कि जो ट्रेंड था, ट्रेंड क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर का ट्रेंड था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पहले बड़े को रख दिया और उसके बाद उन्होंने छोटे को रख दिया। तो ये हमारे पास एनॉमलस प्लेसमेंट कहलाती है कि रूल से हट के। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि देखें, अगर वो आयोडीन को यहाँ पर रखते तो आयोडीन को यहाँ अब जब हम इसको लिखते तो ये आयोडीन यहाँ पर आता, ठीक है, 127 वाला यहाँ पर आता और टेलोरियम जो था वो यहाँ पर आता।
अब आयोडीन को जो केमिकल प्रॉपर्टी इनसे बिल्कुल भी मैच नहीं होती। तो आयोडीन की केमिकल प्रॉपर्टी किन के साथ मैच होती है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो उन्होंने एटॉमिक वेट यानी रूल को छोड़कर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करी? तरजीह दी। तो ये एक डिफेक्ट था कि हमारा रूल ये है कि हम एटॉमिक वेट से जो है वो क्या करें? एलिमेंट को अरेंज करें, लेकिन उन्होंने जो अरेंजमेंट की तो उन्होंने जो है वो इसके अंदर एक डिफेक्ट जो होगा वो हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद जो है वो अब इसमें देख लीजिए, व्हेन एटॉमिक वेट of element were adopted as basis of classification, basis of classification, number of defects were observed। ठीक है, अब उसमें से क्या था? जो पहला था टेलोरियम जो था उसका जो एटॉमिक वेट है वो 127.5 है। ठीक है, शुड कम आफ्टर आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के बाद आना चाहिए। ठीक है, एंड कोबाल्ट, और इसी तरह से एक एलिमेंट है कोबाल्ट, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कोबाल्ट जो है वो 58.4 है। शुड बी प्लेस आफ्टर निकल। $55.69। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं कोबाल्ट और निकल को। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये मैंने कल आपको दिखाया था। तो यहाँ देखें, आयरन है, कोबाल्ट है और निकल है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसका एटॉमिक वेट जो है वो ज़्यादा है और इसका जो एटॉमिक वेट है वो यहाँ पर क्या है? आपका कम है। तो होना ये क्या चाहिए था? कोबाल्ट को यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि इसका जो एटॉमिक वेट है वो ज़्यादा है और इसका एटॉमिक वेट क्या है? कम है। तो हमारा रूल यही था कि हम पहले कम वाले को लिखेंगे, फिर ज़्यादा वाले को, फिर ज़्यादा वाले को। तो इस तरह से ये हमारे पास एनॉमलस प्लेसमेंट थी एलिमेंट की, कि हमने जो है रूल को छोड़कर तो हमने जो है वो क्या किया है? केमिकल प्रॉपर्टी को जो है वो तरजीह दी, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था आयोडीन की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी जो है वो मैच नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास जो था वो दूसरा था। इसके बाद जो थर्ड है वो हमारे पास है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, ये हमने अब इसमें देख लेना है। अब देखें, आइसोटोप सबसे पहले क्या होते हैं, ये आपको मैं 9th में आपने पढ़ा होगा और इसको हम चैप्टर में 2 में जाके मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। आइसोटोप ये होते हैं कि ये वो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट तो सेम होते हैं, इनके अंदर होता ये है कि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये हाइड्रोजन के जो है वो 3 आइसोटोप हैं। इसको हम कहते हैं प्रोटियम और इसको हम कहते हैं ड्यूट्रियम और इसको हम कहते हैं ट्राइटियम। अब इसमें देखें, ये जो चीज़ ऊपर जो आपको नज़र आ रही है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो सबका सेम है। ठीक है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ जो एटॉमिक मास है वो सबका डिफरेंट है। यहाँ देखें, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। तो देखें, एटॉमिक मास इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ये कहलाते हैं हम आइसोटोप। ठीक है,
और मज़ीद फिर हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डेफिनेशन में, तो हमें आपके बताऊंगा। अभी सिर्फ देखें आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है सबका डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, और हम ले क्या रहे हैं, एटॉमिक मास को ले रहे हैं। तो देखें जब हम एटॉमिक मास को ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखें पीरियोडिक टेबल में आपको सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहाँ नज़र आ रहा है। अब हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 3 है, 3 किस्म के हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं एटॉमिक मास को, इस पे फोकस करके हम ले रहे हैं किसको, एटॉमिक मास को। तो हमारे पास 3 एलिमेंट आना चाहिए, 3 हाइड्रोजन के एलिमेंट आना चाहिए, प्रोटियम भी आना चाहिए, ड्यूटेरियम भी आना चाहिए, ट्राइटियम भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पीरियोडिक टेबल में हमें कोई भी ना 3 जो है ना प्रोटियम नज़र आ रहा है, प्रोटियम तो नज़र आ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 है, लेकिन हमें ड्यूटेरियम नज़र नहीं आ रहा और ट्राइटियम नज़र नहीं आ रहा। तो ये सबसे तीसरा जो था वो डिफेक्ट था कि हमारे पास जो है वो आइसोटोप के लिए कोई जगह मौजूद नहीं थी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम नो सेपरेट प्लेस फॉर आइसोटोप आइसोटोप के लिए कोई भी जगह यहाँ पर मौजूद नहीं थी। ये हमारा जो था वो आपका तीसरा डिफेक्ट था, जिसमें हमने डिटेल में हमने इसको देख लिया। बाकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वाली चीज़ें हम जो है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट, ठीक है। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट। अब देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट और एक्टिनाइट जो हम पढ़ रहे हैं, देखें ये हमारे पास जो है वो एक सीरीज़ ऑफ एलिमेंट है। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल के आखिर में अलहदा से एक सीरीज़ नज़र आती है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको दिखा देता हूँ। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें ये अलहदा से एक सीरीज़ नज़र आ रही है आपको, लैंथेनम और एक्टिनम की। ये रेयर अर्थ मेटल कहलाते हैं और ये वो एलिमेंट हैं जो जिनकी जो पोजीशन है वो आपके पास जो है वो इस पीरियोडिक टेबल में, ये जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इनकी कहीं पे भी जगह नहीं, रैंडमली आपको कहीं बिखरे हुए नज़र आ रहा है। तो ये डिफेक्ट था कि रेयर अर्थ मेटल जो आपके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, वो एलिमेंट जो है वो आपके मौजूद नहीं है। तो इसको हम कहते हैं रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल, अर्थ एलिमेंट्स जो हैं जिनमें लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स do not find any appropriate places इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में उनकी कोई ख़ास जगह मौजूद नहीं थी, जैसे मैंने मॉडर्न टेबल में दिखाया, तो ये कहीं पर भी मौजूद नहीं थे। तो ये आपके पास जो था फोर्थ जो था वो डिफेक्ट है और आमतौर पे ये पेपर में 4 मार्क्स में आता है। और ये वो सवालों में से एक सवाल है जो मैंने आपको बताया था कि 5 सवाल हैं और उन 5 सवाल में जो है वो एक सवाल ये भी है जिसमें आपसे जो है वो डिफेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखें जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाली चीज़ है, ये जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा ये कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो आपको एटम के अंदर क्या है, किस तरह से एटम अरेंज हैं, एटम के अंदर जो अरेंजमेंट है,
स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से शेल्स ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, वो उन तमाम चीज़ों को बहुत क्लियरली जो क्या करेगा वो एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बुनियादी तौर पर आपको एटम के अंदर क्या मौजूद है, अरेंजमेंट पार्टिकल्स की क्या है, वो आपको जो बताती है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बताती है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन को लिखने के लिए हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर चाहिए होता है, एटॉमिक मास चाहिए नहीं होता। अब क्योंकि हम एटॉमिक मास को ले रहे हैं तो एटॉमिक मास कभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो है वो नहीं बताता। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में आपको देखेंगे कि आपको जो है मुकम्मल तौर पर हर एटम के बारे में अरेंजमेंट, उनके पार्टिकल्स की आपको नज़र आएगी और उसकी बुनियाद पर ही आप जो उनकी पोजीशन होगी वो क्या करेंगे, उसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो इसका जो लास्ट डिफेक्ट था, तो लास्ट डिफेक्ट ये था जो मेंडलीव्स प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन, मेंडलीव प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन fail to explain स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में जो था वो क्या हो गया था, नाकाम हो गया था। ठीक है। तो स्टूडेंट आज जो हमने पढ़ा है वो डीमेरिट्स पढ़े हैं, यानी डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहला जो डिसएडवांटेज अभी हमने पढ़ा वो ये था कि डिसिमिलर एलिमेंट, हमारी जो कोशिश थी वो ये थी कि वो तमाम एलिमेंट एक साथ आएँ जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक जैसी हो। लेकिन मैंने आपको अभी पीरियड टेबल में दिखाया कि इस मेंडलीव में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी जमा हो गए थे जो केमिकल प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं होते और उनको साथ रख दिया गया था। एनॉमलस प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या था कि एक जो ट्रेंड है या एक जो रूल है, आप उसको फॉलो करते करते अचानक उस जो ट्रेंड को या उस रूल को फॉलो करना बंद कर दें, तो इसको हम एनॉमलस प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट कहते हैं। और आपने एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर भी पढ़ा होगा। तो इसमें एटॉमिक, हम एलिमेंट को एटॉमिक वेट के ऊपर ले रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन बाज़ जगह ऐसा हुआ कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही थी, तो उन्होंने एटॉमिक वेट की जगह केमिकल प्रॉपर्टी को तरजीह दी। ठीक है। आइसोटोप के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम, ये 3 हैं। लेकिन मेंडलीव के पीरियड टेबल में ये तीनों में से सिर्फ एक ही मौजूद है और बाकी 2 गायब हैं। इसी तरह और भी हैं, क्लोरीन का है और इस तरह से ऑक्सीजन के हैं, वो भी उसमें मौजूद नहीं थे। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, ये मैंने आपको दिखाया पीरियड टेबल के अंदर कि मॉडर्न पीरियड टेबल में इनकी प्रॉपर एक जगह है, और ये वो एलिमेंट्स हैं जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं, बहुत ही कम मिकदार इनकी पाई जाती है, इनकी कोई प्लेस नहीं थी। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके पास एटम जो के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो अरेंज किस तरह से हुए हैं, वो आपको मॉडर्न पीरियड टेबल बिल्कुल एक्सप्लेन करेगा। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो एटॉमिक नंबर हो, लेकिन यहाँ हमारे पास एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अब ये डिफेक्ट्स आ चुके हैं। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आपको बताया था कि जो भी नई चीज़ आती है उसके अंदर कोई डिफ़ेक्ट होता है तो नया आने वाला साइंटिस्ट जो है उसके अंदर जो डिफ़ेक्ट्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करता है। ठीक है। इसी तरह से अब इसके जो हैं वो डिफ़ेक्ट्स जो दूर होंगे वो आगे जो है वो मॉडर्न पीरियड टेबल में ही जो होंगे वो रिमूव होंगे। तो अब हम ये जो है, एक तो हमने मॉडर्न पीरियड टेबल को पढ़ना है, और हमने ये पढ़ना है कि हाउ डिड, अब ये तो हमारा मेंडलीव प्रेडिक्ट लॉ था। मेंडलीव प्रेडिक्ट लॉ क्या था कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी का जो ताल्लुक़ है वो एटॉमिक मास के साथ है। अब हमारे पास जो मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ आएगा, अब हमने देखना है कि जो मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ आएगा वो किस तरह से ये जितने भी डिफ़ेक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो इन डिफ़ेक्ट्स को कैसे जो है वो रिमूव करेगा। अब हमने अब जो नया सवाल होगा वो होगा हाउ डिड मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ रिमूव द डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल। ठीक है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है इसको साथ साथ याद करते जाएं। ये वो पहला सवाल था जो मैंने आपको बताया था।
कि ये आमतौर पर आता है। डिफेक्ट कैसे रिमूव होंगे और हाउ डिड द मैंडलीफ रिमूव द प्रेडिक्टेबल। अब वो डिफेक्ट वो सारे यही होंगे, ठीक है, रिमूव जो होंगे वो उनको हम देखेंगे। तो अब इनको अब याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे।